वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चल, इनकम टैक्स में परक्विजिट्स या पर्क्स या फैसिलिटीज या अनुलाभ या सुविधाएं, ठीक है, कई नामों से जाना जाता है इसको। वो उसका बेसिक आपको कल बताया था कि कितनी टैक्सेबल है, कौन किसके लिए, सामान्य कर्मचारी, विशिष्ट कर्मचारी कौन है, ये भी बताया था। चल, आज हम कर रहे हैं रेंट फ्री हाउस या किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन, ठीक है। चलिए, तो अब देखें जरा, RFH बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेंट फ्री हाउस, ठीक, या फिर RFH। इसका वैल्यूएशन, इसका मूल्यांकन, ठीक है। अब देखिए, जब हम भत्ते पढ़ रहे थे तो हम कहते थे ना, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि कर्मचारी से ये कह दिया कि भैया आप जहाँ भी आपको इच्छा हो इस शहर में वहाँ मकान ले लो, बता दो कितना किराया है तो वो हम दे देंगे, या फिर हमारी तरफ से ये 10,000 8,000 रुपये पर मंथ का आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा और आप किराए का मकान ढूंढ लीजिए इतने रुपए का और रहिए बढ़िया। तो ये हाउस रेंट अलाउंस था जो पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड था। रेंट फ्री हाउस में क्या है कि नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को मकान का मतलब क्वार्टर्स ही प्रोवाइड कर दी जाती है, या क्वार्टर्स, यदि आपको लगे कि नहीं क्वार्टर मतलब छोटे हो तो ठीक है, मकान जो है वो दे दिया गया और कहा गया कि भैया आपको इस कैंपस में यहाँ पर रहना है और वहाँ पर आप जो है किराया वगैरह देने की उसकी ज़रूरत नहीं है, और यदि देते भी हैं जिसको हम बाद में कंसेशनल रेंट फ्री हाउस कहते हैं, तो बहुत कम, मतलब शायद बेसिक या सैलरी का या जो अमाउंट है उसका 10-20% बस लेते हैं, है ना, मतलब 70-80% तो वो फ्री देते हैं या 80-90%। चलिए, अब यहाँ पर तो किस तरह से रेंट फ्री हाउस है, तो सबसे पहले तो ये सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए जो है वो टैक्सेबल होगा, यानी चाहे सामान्य कर्मचारी हो चाहे विशिष्ट कर्मचारी हो, ये सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। इसमें दो कैटेगरी, ठीक है। किस तरह की कैटेगरी हैं वो देखें जरा, कि शासकीय कर्मचारी और अशासकीय कर्मचारी, ठीक है। अब शासकीय कर्मचारी यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये किस तरह से टैक्सेबल होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के यदि मान लीजिए मकान दिया गया, क्वार्टर्स दिए गए हैं, तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स उस मकान का जितना मूल्यांकन है या रेंट मान लें कि वही मूल्यांकन को ही कंसीडर किया जाएगा। फिर पॉपुलेशन कितनी है जो आगे हम पढ़ेंगे, जनसंख्या कितनी है उस शहर की, या फिर उसका फेयर रेंट कितना हो सकता है, इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ शासकीय नियमों के अनुसार कितना किराया होना चाहिए, बस वही बात जो है वही अमाउंट को कंसीडर करेंगे। सपोज जो है मान लीजिए मिस्टर ए जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे तो अच्छा कौन कौन से गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को हम जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान रहे हैं। किन्हें? गवर्नमेंट, इनके अलावा बाकी जो हैं वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे फिर वो सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों या किसी कारपोरेशंस के या निगम के कर्मचारी हों, लोकल अथॉरिटीज़ के कर्मचारी हों या अशासकीय प्राइवेट कंपनी फर्म के कर्मचारी हों, इन सभी को अशासकीय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानेंगे रेंट फ्री हाउस के कैलकुलेशन में। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। ये बात समझ में। बैंक के कर्मचारी, बीमा निगम के कर्मचारी भी गवर्नमेंट नहीं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाएंगे एज पर RFH कैलकुलेशन, ठीक है, या फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। अब शासकीय नियमों के अनुसार तो जितना मान लीजिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉय मिस्टर ए, उनको कहा कि ये मकान है, आप रहिए बढ़िया फर्स्ट क्लास, और इसका मूल्यांकन जो वो 1,500 रुपये या 2,500 रुपये पर मंथ माना जाएगा। तो बस फिर उस एरिया में फेयर रेंट कितना हो सकता है, एक्चुअल रेंट कितना हो सकता है, किराए पे दिया जाए, इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। समझ में?
तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको जितने भी अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने कहा वही अमाउंट लिया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद भी यहाँ पर मकान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्निश्ड, एक होता है अनफर्निश्ड या असुसज्जित अनफर्निश्ड और सुसज्जित यानी फर्निश्ड। अब ये सुसज्जित और असुसज्जित क्या है? यदि मान लीजिए कर्मचारी को यानी करदाता को मकान सीधा ऐसा मिलता है कि 4, 6, 10 जितने भी कमरे हैं वो मकान जो है वाइट वॉश यानी पुताई कर दी और वो मकान दे दिया गया, तो ये कहलाता है अनफर्निश्ड या असुसज्जित। लेकिन मकान के साथ में यदि मान लीजिए एसी है, फ्रिज है या फिर उसके बाद में होम अप्लायंसेस हैं, इन सब को भी दिया गया है, तो वो कहलाता है फर्निश्ड या सुसज्जित मकान। ठीक है। अब सुसज्जित मकान का उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो यदि टीवी, फ्रिज, एसी, होम अप्लायंसेस यदि ये दिए गए हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उसकी कॉस्ट का 10% जो है वो जोड़ दिया जाएगा। अनफर्निश्ड वैल्यूएशन किया अपन ने, असुसज्जित मकान का सामान्यतः जैसे मूल्यांकन करते हैं वैसा किया, और उसमें ये टीवी, फ्रिज, एसी, होम अप्लायंसेस इनकी कॉस्ट का 10% जो है वो उसमें और ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, ये कब? जबकि ये होम अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, एसी किसके हैं? नियोक्ता के खुद के अपने हैं। लेकिन यदि मान लीजिए ये एम्प्लॉयर ने, नियोक्ता ने किराए पर ले रखे हैं, तो फिर हम कॉस्ट वगैरह को कंसीडर नहीं करने वाले, फिर हमें उसका किराया को ही, जो भी किराया दिया जा रहा है उन मटेरियल्स का, वो किराए को ही कंसीडर करेंगे, और फिर उसके बाद में जो असुसज्जित या अनफर्निश्ड में जोड़ दिया तो सुसज्जित बन जाएगा। ये हर केस में करेंगे, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट है आपके जो है वैसे मकान, वो शासकीय वाले हो गए। अब ऐसे मकान या जो गैर शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए मकान का वैल्यूएशन यदि आप कर रहे हैं, तो उसमें भी फिर दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है कि मकान नियोक्ता का खुद का अपना हो, मकान नियोक्ता का खुद का अपना हो, यानी ऑनरशिप किसकी है? एम्प्लॉयर की है। अब मकान नियोक्ता का अपना है, मतलब स्वामित्व का, ऑनरशिप किसकी है? एम्प्लॉयर की। तो फिर पॉपुलेशन या जनसंख्या को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन को लेंगे। तो पॉपुलेशन को कैसे लेंगे? यदि मान लीजिए उस शहर की पॉपुलेशन जो है वो अप टू 10 lakhs पीपुल्स, ठीक है, मतलब 10 लाख रुपए नहीं, हाँ 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख लोग हैं वहाँ पे। यदि मान लीजिए जो है ऐसे शहर में है जहाँ की पॉपुलेशन जो है 10 लाख तक है, तो सैलरी का 7.5%, ठीक है। यदि मान लीजिए उस शहर की पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख है, तो 7.5%, ठीक है। ये शॉर्ट में आपको लिख दे रहे हैं कि 10 लाख तक है तो सैलरी का 7.5% लेंगे, और सुसज्जित है तो फिर तो वो वेतन हर बार जोड़ेंगे। अब ये सैलरी का मतलब क्या है? जैसे हाउस रेंट अलाउंस में सैलरी की मीनिंग क्या थी? बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन% ऑफ कमीशन। यहाँ पर सैलरी की मीनिंग क्या है? यहाँ पर है बेसिक प्लस डीपी, डीपी है, प्लस कमीशन। कमीशन सर्टेन% हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कमीशन भी लिखा है, निश्चित प्रतिशत का कमीशन भी लिखा है अथवा में, तो दो जो भी हो कमीशन दिया है तो वो कंसीडर करेंगे। मतलब ये सर्टेन% ऑफ कमीशन हो ये ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, कमीशन भी दिया तो कंसीडर करेंगे। तो बेसिक प्लस डीपी प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस, या पार्टी टैक्सेबल, पार्टी एग्जेम्प्टेड का टैक्सेबल वाला पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये लेंगे RS1 में। फिर उसके बाद में कितना? 10 लाख तक की पॉपुलेशन का 7.5%। यदि पॉपुलेशन जो है 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा, और कहाँ तक हो? 25 लाख तक, 25 लाख से 25 लाख तक, तब होगा एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। यदि पॉपुलेशन जो है 10 लाख से ज़्यादा है और कहाँ तक है? 25 लाख तक है, तो वेतन का 10% लेंगे।
और यदि पॉपुलेशन जो है 25 लाख से ज़्यादा है तो फिर तो 1.5-2 करोड़ भी हो, मुंबई की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है लगभग, तो वो उतनी भी हो, तब उस केस में हम लेंगे वेतन का 15%। कितना लेंगे? एट द रेट ऑफ 15%। किस केस में? यदि 25 लाख से ज़्यादा हो गई तो। आना समझ में? तो इस तरह से 10 लाख तक की पॉपुलेशन पे सैलरी का 7.5% लेंगे, वो RFH माना जाएगा। यदि 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन कहाँ तक है? 25 लाख तक है, तो कितना लेंगे? 10% लेंगे। और फिर उसके बाद में यदि 25 लाख से ज़्यादा है पॉपुलेशन तो 15%, 15% ऑफ सैलरी लेंगे। सैलरी की मीनिंग आपको बताइए क्या है। और साथ में ये तो हुआ असुसज्जित। अब सुसज्जित में क्या करना? वही जो टीवी, फ्रिज, एसी, रेडियो, होम अप्लायंसेज हैं उनकी कॉस्ट का 10% ऐड कर देना। यदि नियोक्ता ने वो किराए पर ले रखे हैं तो भैया कॉस्ट रहने दो, फिर कैसे लोगे आप? किराए को कंसीडर कर लोगे, सिंपल। फिर उसके बाद में एक और केस आपका है कि अभी तो ये मकान नियोक्ता का था, किसके लिए? अशासकीय कर्मचारियों के लिए। शासकीय का तो अलग दिख चुके हैं। अशासकीय में 2 कैटेगरी, मकान नियोक्ता का है, मकान नियोक्ता का नहीं है। अब मकान नियोक्ता का नहीं, उसने किराए पर लिया है या फिर लीज पर यानी पट्टे पर लिया है, तो फिर नियोक्ता द्वारा फिर पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया किराया या वेतन का 15% दोनों में जो कम हो वो जो है वो RFH की वैल्यू होगी। और उसमें सुसज्जित की तरफ फिर वैसे ही ऐड कर देना है। यानी मकान नियोक्ता का नहीं है कि उसने वो किराया देता किसी और को या पट्टे पर ले रखा है, तब पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को कंसीडर नहीं करेंगे। तब क्या लेंगे हम? तो वेतन का 15% या जो किराया भुगतान किया दोनों में जो कम हो वो RFH की वैल्यू होगी। आ रहा समझ में? ठीक है। तो इस तरह से जो है वेतन का 15% या नियोक्ता द्वारा भुगतान दोनों में जो कम वो RFH की वैल्यू। और जो भी यदि मान लीजिए नियोक्ता द्वारा ये कर्मचारी के द्वारा कुछ अमाउंट पेड किया जाता है, उसकी सैलरी सा कुछ अमाउंट ले लिया जाता है, तो RFH का पहले वैल्यूएशन करना है। उसमें से उसने जो भुगतान किया, हम सवाल में करेंगे, उसने जो भुगतान किया वो आप माइनस कर लो, तो उसको कंसेशनल रेंट फ्री हाउस या रियायती किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन कहते हैं, और ये फिर टैक्सेबल होता है। ठीक है, चलिए। तो ये RFH बहुत बढ़िया है, आपका पार्ट ऑफ चैप्टर है ये। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है हम इसी तरह से होटल का मूल्यांकन कैसे होता है, गाड़ियों का, ये सब आगे पढ़ेंगे। जब सब कुछ ये छोटी छोटी बातें लेकिन ख़ास बातें जब आप धीरे धीरे करके सब पढ़ लोगे तब उसके बाद हम बाकायदा न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।